नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मराठी, बोर्ड महाराष्ट्र और ईयर है 2020। चैप्टर नंबर 6 चूड़ीवाला के क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, वो आप देखिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मॉल क्वेश्चंस जो है वो। सबसे पहला, खालील व्यक्तींच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांची तुलना करा। स्वभाव मतलब नेचर, वैशिष्ट्य मतलब फीचर्स। ओके, सो आपको यहाँ पे दो कैरेक्टर दिए हैं। ओके, वो दो लोगों के बारे में उनका जो स्वभाव है, ठीक है, उनके बारे में खासियत लिखनी है। वैशिष्ट्य यानी कि खासियत, मतलब उनका स्वभाव किस तरह का है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उसकी तुलना करनी है, मतलब कंपैरिजन करना है। ठीक है, वो दो व्यक्ति कौन है, तो एक है अब्दुल और दूसरा है रघु भैया, जिनकी जो शॉप है बंगड़ियों की वो बाजू बाजू में है। ठीक है, सो अब्दुल और रघु भैया का आपको कंपैरिजन करना है कि उनका स्वभाव कैसा है। सो अब्दुल का देखिए पहला पॉइंट, अब्दुल हा समाजाचा विचार करणारा व्यक्ति होता। अब्दुल ये जो है इंसान, वो समाज का विचार पहले करता है। ठीक आहे, सो समाजाचा विचार करणारा व्यक्ती होता किंवा माणूस होता असं सुद्धा तुम्ही लिहू शकता। ठीक है, मतलब ये समाज सेवक जैसा था। और रघु भैया का देखिए, रघु हा सर्वसामान्य सारखा, इथे काना है, रघु हा सर्वसामान्यासारखा स्वतःच्या घराचा आणि कुटुंबाचा विचार करणारा व्यक्ति होता। पर ये जो रघु भैया है वो हमारे जैसे, मतलब सिंपल, सर्वसामान्य मतलब एकदम सीधे साधे लोगों के जैसा, पहले खुद के घर का, खुद के परिवार का विचार, मतलब सोचने वाला, मतलब खुद के घर का और परिवार का सोचने वाला, ऐसा ये व्यक्ति था। समाज बाद में। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था और ये खुद के घर के बारे में और परिवार के बारे में सोचता था। ये आपको पहला डिफरेंस लिखना है इन दोनों में से। बाद में है सेकंड वाला, देखिए, स्वतःच्या कामाचा उपयोग पैसे कमवण्यासाठी नव्हे तर समाजाची सेवा करण्यासाठी तो करत असे। ये जो अब्दुल है वो क्या करता था, जो भी कुछ कमाता था, उसका जो धंधा था, ठीक है, कामाचा मतलब वो जो भी कुछ काम करता था उसका उपयोग, मतलब खुद के काम का उपयोग वो पैसे कमाने के लिए नहीं, तो समाज की सेवा करने के लिए उस काम का वो उपयोग करता था। जैसे कि बंगड़ी, वो कुष्ठ रोगियों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या करता था, इन सीज़न, मतलब सीज़न होने के बावजूद उसको पता है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा, फिर भी वो उसी दिन खुद का शॉप बंद रख के कुष्ठ रोगों को, मतलब वो तपोवन में जाता था। और लेप्रेसी जो बहुत ही बड़ा डिजीज़ है, ठीक है, तो उनको वो हिचकिचाता बिल्कुल नहीं था कि उनको मैं कैसे ये बंगड़ी पहनाऊँ, कैसे मैं उनको टच करूँ। इतना उसका एकदम विजन बहुत बड़ा था। ठीक है, सोच बहुत ही गहरी थी, बड़ी थी। तो वो खुद के काम का उपयोग पैसे कमाने के लिए नहीं, तो समाज के सेवा के लिए वो करता था। और यहाँ पे सेकंड देखिए, स्वतःच्या कामाचा उपयोग जास्तीत जास्त पैसा कमावण्यासाठी तो करत असे। यहाँ पे रघु भैया जो है वो नॉर्मल है, सर्वसामान्य है, तो वो क्या करेंगे, जो भी वो काम करेंगे उस काम का उपयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो करेंगे। तो ये दोनों में से बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब्दुल और ये दो पॉइंट मैंने लिखे हैं। आगे जाएंगे, गुण विशेष आपको लिखना है। दाजी साहेब, दाजी साहब आपको पता है कि नहीं, तपोवन के जो हेड है दाजी साहेब, ठीक है, जिन्होंने अब्दुल का सत्कार किया था, वो वाले दाजी साहेब। तो उनके गुण आपको क्या क्या महसूस हुए जब आपने वो सब पढ़ा पैराग्राफ उनके बारे में, कि वो ऐसे दिखते थे, वैसे दिखते थे, उनकी जो खासियत थी उसमें से आपको कौन से गुण अच्छे लगे, वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला गुण है कि वो समाज सेवक थे, क्योंकि उन्होंने ही तपोवन बनाया था, तो वो समाज सेवक होंगे ही। निस्वार्थी मतलब बिल्कुल ही वो सेल्फिश नहीं थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था उनका उस काम में, वो मन से सच्चे दिल से समाज सेवा करना चाहते थे, तो वो निस्वार्थी थे, मतलब स्वार्थी नहीं थे। नेक्स्ट है माणूस की जपणारे, मतलब इंसानियत को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालने वाले थे, इंसानियत थी उनमें। फोर्थ है
तड़फदार, तड़फदार मतलब एकदम डैशिंग थे वो, मतलब जो भी बोलना है वो सही सही ढंग से वो बोलते थे, ठीक है, किसी से घबराते नहीं थे। और आगे हैं खणखणित आवाज़, मतलब उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही सीनियर सिटीज़न थे, उनका एज बहुत था, फिर भी उनका जो आवाज़ है वो बहुत ही खणखणित, यानी कि क्लियर और बड़ा ऐसा उनका आवाज़ था, वॉइस था, ठीक है। सो ये उनकी विशेषताएं, गुण विशेषण है ये सब, ठीक है। और आगे है शन्नूची स्वभाव व वैशिष्ट्य। शन्नू मतलब आपको पता है, शन्नू अब्दुल की वाइफ है, तो उसके स्वभाव के बारे में क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले देखिए, वो कर्तव्य जानणारी गृहिणी, मतलब उसको ऐसी एक हाउस वाइफ है वो, जिसको उसकी कर्तव्य, यानी कि उसको उसका काम पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप ये पूरा सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो, या फिर कर्तव्य दक्ष गृहिणी ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जाणणारी का मतलब समझने वाली ऐसा होता है, कर्तव्य जाणणारी गृहिणी किंवा कर्तव्य दक्ष गृहिणी, काही लिहा। बाद में है साधा विचार करणारी, एक सिंपल लेडी है, वो समाज के बारे में इतना नहीं जानती, उसको उतना ही पता है कि ये मेरा घर है और मेरा परिवार है, तो साधा विचार करणारी मतलब सिंपल थॉट प्रोसेस है उसका। गरिबीला कंटाळलेली, मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम वो गरीबी में ही रही है, पैसों की तंगी हमेशा उसको रही है, इसके लिए गरिबीला कंटाळलेली अशी ती होती, पैसा नाही आहे वेळेवर घरात, किंवा थोड्या पैशामध्ये खूप मॅनेज करावं लागतं आहे, सो अशी परिस्थिती आहे, त्याच्यामुळे ती खूप कंटाळले त्या गरीब परिस्थितीला। सतत तडजोड करणारी, तडजोड यानी कि क्या, हमेशा कुछ ना कुछ ॲडजस्टमेंट करना लाईफ में, तो अशी ही शन्नू आहे की नेहमी ती तडजोड करते आहे, म्हणजे ही गोष्ट नाही तर ती गोष्ट मॅनेज करणं, तडजोड 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 करणं, कारण पैसाच नाही येत आहे घरी, तर अशी ही ती शन्नू आहे। आणि पाचवा आहे की मुलावर प्रेम करणारी, कारण मुलगा जेव्हा त्यांना सांगतो अब्दुल्ला, तेव्हा ती लगेच मुलाची साईड घेते की नाही जाऊ दे, तू ह्यांना काही सांगू नकोस, हे काही ऐकणार नाही आहेत आपलं, ठीक आहे। त्याच्यामुळे त्याच्यावरून कळतं की ती मुलावर खूप प्रेम करते, तिला माहिती आहे की जर धंदा चांगला चालला तर मुलाचे जे हट्ट आहेत ते पुरवता येतील, आणि म्हणून तिचं प्रेम दिसून येतं, ठीक आहे। सो ही स्वभाव वैशिष्ट्य जी आहेत ती शन्नूची आहेत, ओके। मुलावर प्रेम करना है मतलब खुद के बच्चे पे बहुत प्यार करने वाली, हमेशा एडजस्ट करने वाली, गरीबी को बहुत ही कंटाल गई है वो, साधा विचार, सिंपल और साधे विचार करने वाली, ठीक है, ऐसे। अभी आगे जाएंगे हम लोग, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील वाक्यातील अव्यय शोधा। अव्यय का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रामर पार्ट है, ठीक है, व्याकरण है ये। अव्यय यानी कि ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, कभी नहीं बदलता, किसी के वजह से कभी नहीं बदलेगा। कौन सा वर्ड होते हैं ऐसे, आप बोलोगे नहीं सब वर्ड तो चेंज होते हैं, पर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको फटाक से समझ में आएगा। आनी, मराठी में आप आनी बोलते हो, ठीक है। सो आनी कभी नहीं बदलता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने राम बोला, तो मैं क्या 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 बोल सकती हूँ, रामने, रामला, रामकडे, रामच्या पासून, ऐसे हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। क्रियापद भी हम लोग चेंज करते हैं, जातो, जाते, जातात, असं। बट अव्यय ये चीज़ है, अव्यय ये ऐसे शब्द होते हैं कुछ, वो हम नहीं चेंज करते। जैसे कि आणी, आणी को कभी भी आणी ला, आणी बरोबर ऐसा कभी नहीं करते हम लोग, आणी आणी ही रहता है, तो उसको बोलते हैं अव्यय। अव्यय में भी प्रकार आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही अव्यय है, उसमें अलग अलग प्रकार है, उसके टाइप्स है, तो आपको यहाँ पे वो ढूंढना है, ठीक है। आपके ऑफिशियल जो पेपर पैटर्न मैंने बताया उसमें अव्यय पे क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, पर ये आपको चैप्टर के नीचे दिया हुआ था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाना ज़रूरी समझा, इसके लिए मैं यहाँ पे ये टॉपिक आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि कितना अनस्टेबल है अभी का हमारा सिचुएशन सभी का, ठीक है। तो जो भी आपके बुक में है मैं आपको बोलूँगी कि आप वो सीख के रखो, आप थोड़ा सा ध्यान देकर आप एटलीस्ट उसे को पढ़ के रखो, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, और कोई भी ये चीज़ जो है ना ग्रामर, वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ
आपको अच्छे से समझाने वाला चाहिए, आपको ईजिली वो समझ में आएगी। जैसे ये भी आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब्दुल जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ आला। ये सेंटेंस है, आपका क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि अव्यय कौन सा है इसमें। तो अव्यय है जवळ। हाँ, अब्दुल जिल्हाधिकारी कचेरी, कचेरी मतलब मैंने बताया था आपको ऑफिस। अब्दुल है वो एक जिल्हाधिकारी ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसे बोलते हैं, उसके ऑफिस तक आ गया। मतलब वो जो बस से निकलता है ना तपोवन जाने के लिए, वो उस टाइम का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे अव्यय क्या है, जवळ, ठीक है। क्या है, जवळ। क्यों जवळ है, तो यहाँ पे मैं लिखा है अव्यय जवळ। और जवळ ये किस टाइप का अव्यय आता है, तो ये शब्द योग्य अव्यय होता है। देखिए ये जवळ जो शब्द है ना वो कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा माझ्याजवळ, तुझ्याजवळ, रामजवळ, श्यामजवळ, सीताजवळ, घराजवळ। ये जवळ बदला क्या, नहीं। बाकी के सब शब्द बदलते हैं, पर जवळ ये शब्द में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। इसके लिए वो अव्यय है। और वो अव्यय भी कौन सा है, शब्द योगी अव्यय है, ठीक है। शब्द योगी मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उसका डेफिनेशन। शब्द योगी अव्यय म्हणजे काय। वाक्यामधील जे शब्द स्वतंत्र न येता नामासोबत जोडून येतात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात। मतलब वाक्य में ऐसे कुछ शब्द होते हैं वो जो अलग से नहीं आते, वो जॉइंट होके आते हैं किसी नाम के साथ, तो उसको बोलते हैं शब्द योगी अव्यय। योग का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। शब्द योगी मतलब जो शब्द को चिपक के आते हैं, कभी अकेले नहीं आते, शब्द को चिपक के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शब्द योगी अव्यय। और ये जवळ, जो भी जवळ वर्ड है वो भी ये कचेरी को कनेक्ट होके आया है, ठीक है। इसके लिए वो शब्द योगी अव्यय है। समझ में आया आपको, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए। अभी आगे जाएंगे। सेकंड, तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। अभी मैंने आपको आणि का एग्जाम्पल दिया था, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, आणि ये हमारा अव्यय है, ठीक है। पर ये आणि जो अव्यय है वो किस टाइप में आता है, तो उभयान्वयी अव्यय में आता है। अभी आप पूछोगे कि उभयान्वयी अव्यय क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोन किंवा अधिक शब्द अथवा दोन किंवा अधिक वाक्य जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात, ठीक है। सो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, दो कोई चीज़ें हैं, दो कोई शब्द है, उनको जॉइंट करना है, या फिर दो कोई सेंटेंस है उनको जॉइंट करना है, तो जो हम लोग शब्द यूज़ करते हैं वो जॉइंट वर्ड दोनों को करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उभयान्वयी अव्यय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। समझ में आया। तो आणि क्या करा है, देखिए, तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा, मतलब वो एक आनंद का और चैतन्य का दिन था। तो आनंद एक अलग शब्द है, चैतन्य एक अलग शब्द है, पर उनको जॉइंट किसने किया है, इस आणि ने उनको क्या किया है, जॉइंट किया है इन दोनों शब्दों को। इसके लिए वो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, जिसको मराठी में हम लोग उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो याद से उधर देखिए। थर्ड है बाप रे, केवड़ी मोठी वसाहत। वसाहत मतलब कॉलोनी, ठीक है। बाप रे मतलब ये थोड़ा सा शॉक हो गया, जैसे कि हम लोग जब बहुत खुश होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। सो जो खुशी होती है, डर होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मराठी में, केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये बाप रे, ये तो बहुत होता है, ईजी होता है, जिसको एक्सक्लामेशन मार्क होता है वो अव्यय होता है। देखिए ना, मैं बाप रे कभी भी बोल सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, वो बाप रे कभी बदलने नहीं वाला है। बाप रे केवढा मोठा हत्ती, बाप रे केवढा मोठा अजगर, बाप रे केवढं मोठं घर, बाप रे तसंच राहतं, ठीक है। बाप रे कधी बदलत नाही, म्हणून तो अव्यय आहे। अव्यय म्हणजे कधीच न बदलणारा, ठीक है, कभी भी नहीं चेंज होगा वो। तो वो किस टाइप में आता है, केवल प्रयोगी अव्यय में आता है। क्यों केवल प्रयोगी में आता है, क्योंकि केवल प्रयोगी का डेफिनेशन ही वैसा बताता है, आपल्या मनातील दुःख, आश्चर्य इत्यादि भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब हमारे मन में जो भी कोई दुख या फिर आश्चर्य या फिर हैप्पी, सैड, कोई भी हमारी जो फीलिंग होती है, भावना होती है,
वो जिस शब्द में हम लोग व्यक्त करते हैं उसको केवल प्रयोगी अव्यय बोला जाता है। जैसे कि मैं ऐसे भी अरे कितनी छान आहे ते फूल, ठीक है। सो मैंने जो अरे बोला ना वो भी केवल प्रयोगी अव्यय हो गया, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग, फोर्थ सेंटेंस लास्ट है ये। रघु भैया ने चिट्ठी भर भर वाचली, मतलब रघु भैया ने चिट्ठी फटाफट से पढ़ी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है भर भर ये अव्यय है। और कौन सा अव्यय है ये? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? तो क्रिया विशेषण अव्यय हे क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगते। हाँ, क्रियापद मतलब आपको पता है कि नहीं, वर्ब। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है वो हमेशा क्रिया के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बैक टू द सेंटेंस आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे, रघु भैया ने चिट्ठी भर भर वाचली। क्रिया क्या है? वाचली, मतलब वाचण्याची क्रिया है, रीडिंग की यहाँ पे क्रिया है। पर ये रीड कैसे किया गया है? भर भर, मतलब फास्ट किया गया है। मतलब क्रिया के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? भर भर ये शब्द दे रहा है, ठीक है। मैंने चिट्ठी पढ़ी, रघु भैया ने चिट्ठी पढ़ी, ठीक है। पढ़ी ये क्रिया हो गई है हमारी, पर वो पढ़ने की क्रिया कैसी हो गई है? तो बहुत ही फटाफट हुई है, फास्ट हुई है, ठीक है। सो क्रिया के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उस वर्ड को क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ये भर भर शब्द कभी चेंज नहीं होगा। अभी रघु भैया के जगह पे मैं शन्नू डालूंगी, शन्नू ने चिट्ठी भर भर वाचली, तरी भर भर वही रहा ना शब्द। चलो चिट्ठी छोड़ो, यहाँ पे मैंने निबंध लिखा, रघु भैया ने निबंध भर भर वाचला। सो देखो वाचला हो गया यहाँ पर भर भर शब्द नहीं चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि वो अव्यय है। सो इस तरह से हमने थोड़ा शॉर्ट में अव्यय ये टॉपिक क्लियर किया है। आई होप आपको इस सेंटेंस के तक ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अव्यय पे अभी अब हमारे पोर्शन में अव्यय नहीं है, इसके लिए उसके ऊपर अलग वीडियो बनाने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, तो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम बाकी है, क्वेश्चन आंसर, राइटिंग स्किल एंड ऑल। तो अव्यय टॉपिक में ग्रामर में नहीं लूँगी क्योंकि आपके पोर्शन में वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। पर अगर आपके हमारे पास टाइम रहा आगे जाके तो हम लोग अव्यय पे डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट होगा तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए। आपको इसका ये पीपीटी का लिंक पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, ठीक है। थैंक यू।